Welcome to Rishi the Creator, my channel. Kindly like, share and subscribe. Thank you. Now I am going to start my video. धन्यवाद. Welcome to all of you in my today's session under the channel Rishi the Creator. Rishi the Creator के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है. भिन्न भिन्न राज्यों में पात्रता परीक्षाएं होने जा रही हैं. बिहार में जो पूर्व में चयनित हैं उनका चयन शिक्षक भर्ती अभियान में कार्यक्रम में हो रहा है. निसंदेह जो व्यक्ति पात्रता परीक्षा के दृष्टिकोण से अपनी तैयारी करते हैं उनके लिए अभी बेहद ही ऊर्जा का समय है. बहुत ऊर्जा का समय है. क्यों? चूँकि वो देख रहे हैं कि दोज गाइज आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड. लोगों का चयन हो रहा है, होने वाला है. तो उससे लगता है कि नहीं, अगर हम पढ़े रहें और सीटेट और एस्टेट अगर हम निकाले रहते हैं तो डेफिनेटली हमें सरकारी विद्यालय में सेवा देने का अवसर मिलेगा. उसी के तहत आज की जो कक्षा मैंने सोचा कि भाई कैसे शुरू करें, किस तरह से एक ऐसे सेगमेंट को पकड़ा जाए जो ज़रूरी है, कहाँ से जो जीएस सेगमेंट के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे उठाया जाए, शिक्षकों के अंदर कैसे ऊर्जा दी जाए. तो मैंने सोचा कि आज हम भारत के विषय में चर्चा करेंगे. वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इतना मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बनने के बाद जब आप इसे मेरे YouTube चैनल ऋषि द क्रिएटर पर देखेंगे तो आप उन तमाम प्रकार के सवालों का जवाब बेहद ही आसानी से दे पाएंगे जो इस सेगमेंट से जुड़ा होगा. एक्चुअली नॉन अदर देन टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस अ कंप्लीट ब्रीफ ओवर लाइक विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया. भारत के सापेक्ष में चूँकि आज ही किसी बच्चे ने मुझे कहा कि भिन्न भिन्न जो किताबें होती हैं उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, उबाऊ लगता है, याद करना पड़ता है. तो सर कुछ ऐसा करो कि बस सुने और कुछ याद हो जाए. तो मैंने बस उसी क्षेत्र में सोचा कि चलो भाई आज हम लोग शुरू करते हैं. तो अब समय बर्बाद नहीं करते हैं. मैंने आपको उद्देश्य बता दिया, सब्जेक्ट से रिलेशन बता दिया. अब हम लोग आज चर्चा करते हैं भारत के विषय में. अभी मैं पक्का बोलता हूँ ना, एसएसटी लोग पढ़ते हैं. अगर एक बार में लगातार मैं भारत के विषय में पूछ दूँ, भौगोलिक विषय में, पड़ोसियों के विषय में, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं. तो आज हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे भारत के विषय में. तो सबसे पहले जो बात आती है पड़ोसी की, भारत के रिस्पेक्ट में एक राष्ट्र के विषय में, राष्ट्र के लिए पहला संबंध क्या होता है? पड़ोसियों का होता है. पहला संबंध अगर भौगोलिक तौर पे भारत की बात की जाए तो सबसे पहले तो इस दिमाग में आना चाहिए ना कि कौन सा राष्ट्र कहाँ है, किधर है, क्या किधर है. तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए. तो सबसे पहले अब आप भारत को देख रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है और पश्चिम है. एम आई क्लियर? कश्मीर उत्तर, कन्याकुमारी दक्षिण, अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व और गुजरात दक्षिण पश्चिम. कंफर्म? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. बोलोगे हाँ सर, ये तो पक्का एकदम तय हो गया कि आप इस तरह से मैप रख दो. तो इधर गुजरात, अरुणाचल, जम्मू एंड कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी. तो जो सबसे पहला चीज, एक बेसिक वाले भी डरना नहीं, तुम लोग के लिए भी है, एकदम इससे समझते जाओगे. किताबों को कितना पकड़ोगे ना, बात कर कर हम लोग समझेंगे. तो जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात, अरुणाचल. बोलोगे हाँ सर, भारत के अंदर की तो लगभग जो है आपने पूर्वी सीमा अरुणाचल, पश्चिमी सीमा गुजरात, उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी. कन्याकुमारी फेमस क्यों है? कोई और कारण हो ना हो, विवेकानंद रॉक उसके कारण फेमस है, तो याद रहेगा. अब सवाल आता है कि सर ये तो भारत के अंदर का था, यह जो है यह आंकड़ा कहाँ का था? भारत के अंदर का था. अब भारत के बाहर बताओ. तो भारत के बाहर अब देखो, स्वाभाविक है कि उत्तर में क्या है? अंदर में जम्मू कश्मीर.
तो जम्मू कश्मीर से ऊपर, तो ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? नॉर्थ में चाइना। बोलोगे हाँ सर ये तो चाइना ही है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है नॉर्थ में? नेपाल। तो बोलोगे चाइना के बाद नेपाल भी लिख दो सर। हम बोलेंगे ठीक है भाई। और क्या दिखाई दे रहा है? भूटान। भूटान। तो बोलोगे कि हाँ सर अब बिल्कुल तय हो गया कि चीन, नेपाल और भूटान ये भारत के उत्तर में पड़ोसी राष्ट्र हैं। भारत के उत्तर में पड़ोसी राष्ट्र हैं। अन्यथा भारत के उत्तर में अगर पूछ दिया जाए और अगर उसमें सेगमेंट में हिमालय पर्वतमाला है, तो एक चीज को आपको याद रखना है कि मैंने प्राकृतिक में बताया है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में कि भारत का जो उत्तरी जो सीमांकन है वो एक्चुअली हिमालय पर्वतमाला है। लेकिन राष्ट्र कौन हुए? चीन, नेपाल और भूटान। बोलोगे सही बात है सर। अब नॉर्थ के बाद, अब देखो तुम लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। एक चीज हमेशा याद रखना कि ज्योग्राफी में क्लॉकवाइज पकड़ो या एंटी क्लॉकवाइज, अगर चारों तरफ के विषय में जानना है तो अब हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो पहले हम कहाँ थे? उत्तर में, नॉर्थ। तो नॉर्थ के बाद अब हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अब हम किसको लिखेंगे? ईस्ट को लिखेंगे, पूरब को लिखेंगे। तो ईस्ट में क्या क्या है? ईस्ट में बोलोगे सर म्यांमार है, लिख दिया म्यांमार। म्यांमार को और भी किस नाम से पहले जाना जाता था? बर्मा के नाम से जाना जाता था। और याद रखना ये सभी चीज़ें होती हैं कि बर्मा में, म्यांमार में जो है या बर्मा कहो, इसमें आंग सांग सू की एक महिला नेत्री थी जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो बर्मा की वो काफ़ी प्रसिद्ध महिला रही। तो पूर्व में एक तो म्यांमार हो गया, दूसरा क्या है? बांग्लादेश भी तो पूरब है ना, बांग्लादेश भी तो पूरब है। तो म्यांमार के साथ क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? बांग्लादेश हो गया। हम लोग बोलेंगे ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअली याद रखना कि अगर एक देश है तो ये पूरा उत्तर है, मतलब ये पूरा जो है ना पूर्व है, ये पूरा क्या है? पूरब है। तो इसके साथ अगर पड़ोसी राष्ट्र पूछा गया, सवालों के टर्म को समझो। कई बार मल्टीपल चॉइस जो आंसर होते हैं ना वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो अगर भारत के पूरब में पड़ोसी राष्ट्र कौन है तो जवाब आएगा म्यांमार और बांग्लादेश। लेकिन अगर भारत के पूरब में क्या क्या है तो जवाब क्या आ जाएगा? म्यांमार, बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी। और क्या आ जाएगा? बे ऑफ बंगाल। क्या आ जाएगा? बे ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, देश म्यांमार और बांग्लादेश है, लेकिन बंगाल की खाड़ी अगर ओवरऑल पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी भी आएगा। ठीक है सर। अब ईस्ट के बाद हम लोग किधर आएंगे? साउथ में आएंगे। ईस्ट के बाद किधर आएंगे? साउथ में आएंगे। तो साउथ में क्या क्या है? तो साउथ में अगर देश के तौर पे पूछा जाएगा तो ये श्रीलंका है, और नीचे जो है साउथ में नीचे मालदीव है। ठीक है, तो वो याद रखिएगा। और अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? अगर देश आया तो श्रीलंका एंड मालदीव, और अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो श्रीलंका, मालदीव और ये हिंद महासागर क्या है? इंडियन ओशियन। क्या है? इंडियन ओशियन। ये हो गया साउथ में। और साउथ के बाद अब हम लोग कहाँ आएंगे? वेस्ट में। कहाँ आएंगे? वेस्ट में। तो वेस्ट के बारे में तो बात करनी नहीं है। वेस्ट में जो है ये सीधे दिख रहा है कि एक पाकिस्तान और एक अरेबियन ओशियन। पाकिस्तान एंड अरेबियन सी। ओवरऑल देश अगर पूछा जाएगा पाकिस्तान, और अगर ओवरऑल पूछा जाएगा तो पाकिस्तान और अरेबियन सी आपके भारत के पश्चिम में है। अब देखो, सामान्यतः तुम लोगों को ये चर्चा नहीं की जाती होगी। मैं अगर मैप को बारीकी से तुम पढ़ते हो ना तो डेफिनेटली इफ़ यू विल लिसन मी देन इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू समथिंग स्पेशल। भाई जो सामान्यतः लोग चर्चा नहीं करते हैं या कुछ कम लोग करते हैं, ये जो चौहद्दी की चर्चा है ना, ये सभी लोग करते हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, भारत का जो यह किनारा है, भारत का जो यह किनारा है यही पीओके है। ये क्या है? पीओके। पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विफलता का परिणाम, जब हम लाहौर तक गए थे युद्ध में, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पीछे आ गए, लेकिन हमने पाक अधिकृत कश्मीर को वापस नहीं लिया। मतलब कश्मीर का जो ये जोन है यह पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन हम लोग इसको भारत के अधीन नक्शे पे दिखाते हैं। और यह जो जोन आप देख रहे हैं, यह जो जोन आप देख रहे हैं, यह वस्तुतः इधर का जो सेगमेंट है उस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान भारत के बीच जो पीओके के लेने के बाद जो ये रेखा बनी,
इसको कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो चाइना के साथ, जो चाइना ने अतिक्रमण किया है, तो उसके बाद जो चाइना की नई सीमा और भारत की जो सीमा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये चीज़ बड़ा कॉमन है, तुम लोग बड़ा कंफ्यूज होते होगे, कभी LOC की चर्चा होती होगी, कभी LAC की चर्चा होती होगी। लोग यह चर्चा नहीं करते हैं कि भाई समटाइम्स यू आर यूजिंग LOC एंड समटाइम्स यू आर यूजिंग LAC, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन LOC एंड LAC। तो बेसिकली जो पाकिस्तान और भारत के बीच जिसके अधीन उसने पाक अधिकृत कश्मीर, मतलब कश्मीर के एक हिस्सा पर कब्जा जमाया, तो वह जो अभी तत्कालिक जो सीमा है उसको LOC कहते हैं कि LOC पे गोलीबारी हुई, LOC पर विवाद है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो चाइना ने भारत के जिस जम्मू कश्मीर के हिस्से पर कब्जा किया है 1962 के युद्ध के बाद, उसके लिए टर्म होता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इस चीज को समझना। तो पहले जब भारत पूरा था, तो आप यहां देखिएगा भारत की सीमा में अफगानिस्तान भी ऊपर आकर सटता था। ये दिस वन इज द पार, ये जो है तजाकिस्तान और चाइना, ये पाकिस्तान के ऊपर एक पतले पैसेज से जो सबसे उत्तर का इलाका था, वहां पर अफगानिस्तान की भी सीमा सटती थी। लेकिन चूंकि अब यह कट गया है, कटने के कारण क्या हो गया कि भाई अब हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग पश्चिम में जो है सिर्फ पाकिस्तान को जानते हैं। और इसके कटने का ही नतीजा था, तुमसे पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पहले लोग क्या बोलते थे, K2, काराकोरम द्वितीय, क्या बोलते थे, K2। लेकिन अब क्या बोलते हैं, कंचनजंगा। अब क्या बोलते हैं, कंचनजंगा। क्यों? चूंकि जो काराकोरम द्वितीय है, जिसको K2 पर्वत बोलते हैं, वह वस्तुतः पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वह वस्तुतः पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इस चीज को याद रखना है। बोलोगे ठीक है सर, अब याद रहेगा। तो मैंने पहली जो चर्चा की वो इस इलाके को लेकर की, जिससे कि आपको बताया कि भाई अब हमें खुश होने की जरूरत नहीं है, इधर भी कटा हुआ है, इधर भी कटा हुआ है, हम लोग के पास बस इतना ही। इस चीज को याद रखिएगा कि हाँ भाई, इसी तरह से हमारा भारत कटा हुआ है। और इसको आप जो है भिन्न भिन्न चैनल पे या गूगल करके भी देख सकते हैं कि वस्तुतः पाक अधिकृत कश्मीर का कितना सेगमेंट पाक में है कश्मीर का, और कितना चाइना के अधीन है। चलो भाई, अब इधर का हो गया। अब हम आते हैं इधर के बाद उत्तर में। तो उत्तर में देखो ना, एक्चुअली क्या होता है ना, इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ गुड टीचर, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू स्टोर लॉट ऑफ डाटा। तुम्हें बहुत सारे आंकड़ों को अपने अंदर रखना होता है। अगर रखोगे तभी एक अच्छे शिक्षक बनोगे। मुद्दों पर, हर मुद्दे पर तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए, हर टॉपिक पर तुम्हारी पकड़ होनी चाहिए। पाकिस्तान और चाइना लद्दाख इलाके पर तो चर्चा हो गई। अब आप बोलोगे कि सर ये बार बार चाइना से विवाद तो होता रहता है, तो आखिर चाइना से विवाद का कारण क्या है? तो चाइना से भारत के विवाद का दो कारण था। एक तो मैंने इधर की चर्चा कर दी कि जो ये ऊपर में कट गया। दूसरा अरुणाचल प्रदेश। यह जो आप अरुणाचल प्रदेश का इलाका देख रहे हैं, आप आसानी से देखिएगा भाई शिक्षकगण और जो भी अभ्यर्थी हैं, यह जो आप अरुणाचल प्रदेश, ये हरे कलर में है, अरुणाचल प्रदेश का इलाका देख रहे हैं। चाइना और भारत के बीच में सीमा विवाद का जो सेकेंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो अरुणाचल प्रदेश है। अब बोलोगे अरुणाचल प्रदेश क्यों है? आप जानते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है, लेकिन हमारे लिए वस्तुतः सच्चाई यही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन चाइना जो है, ये जो ऊपर में चाइना है, आप यहाँ देख रहे होंगे कि चाइना वस्तुतः यहाँ था नहीं बाबू। चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, तिब्बत का जो पठार है इस पर, तिब्बत के इलाके पर कब्जा किया और अपने सीमा का विस्तार किया। यह विस्तारवादी नीति चाइना के द्वारा रही। और चाइना तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर नियंत्रण करने के बाद, और उसी आक्रमण और विरोध का नतीजा है कि जो तिब्बत के दलाई लामा हैं वो भी कहाँ रहते हैं। ये सब देखो, ये सब सवाल है ना जो दिमाग में आएगा। तो तुम बोलोगे दलाई लामा तिब्बत के तो हैं सर, नोबेल प्राइज मिला है सर, कहाँ रहते हैं? तो भैया हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। वो वहाँ से निर्वासित हैं, वहाँ से बच के निकल गए और भारत ने उनको जो है रहने के लिए आश्रय दिया है। धर्मशाला वह जगह है जहाँ की तिब्बतियों का मठ है, तिब्बत के जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं और उनका रहन सहन वहीं होता है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो वस्तुतः चाइना का क्या कहना है कि यह जो अरुणाचल प्रदेश आपका है ना, वो आपका है ही नहीं। तो भैया किसका है? आखिर वो किसका है? तो चाइना क्या कहता है कि यह तिब्बत के ही पठार का दक्षिण तिब्बत है,
इनके कथनानुसार यह जो तिब्बत का पठार है, इसका जो दक्षिणी इलाका है, वो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत पठार है और इसी आधार पे अरुणाचल प्रदेश के साथ हमेशा तनातनी का माहौल रहता है अरुणाचल प्रदेश के भौगोलिक भूभाग पर। किसके द्वारा? चीनियों के द्वारा। और एक बड़ा सा एक क्वेश्चन याद रखना, ये हम लोग जो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वाले लोग हैं, वो लहासा मार्केट सुनते हैं ना, तो ये लहासा है कहाँ? तो लहासा मूलतः तिब्बत के ही पठार में है। लहासा जो है मूलतः तिब्बत के ही जगह पर, यहाँ पे देख लीजिए, लासा जिसे हम लोग लहासा कहते हैं, लासा जिसे हम लहासा कहते हैं। ठीक है, अब बोलोगे बहुत अच्छा हुआ सर, ये भी विवाद हम लोग समझ गए कि चाइना दो जगह से हम लोगों पे आक्रमण करता है, जम्मू कश्मीर और मतलब लद्दाख वाला इलाका और अरुणाचल प्रदेश वाला। तो चलिए सर, भारत और चाइना के तो रिस्पेक्ट में हम लोगों ने समझ लिया, ये भी समझ लिया कि पहले चाइना ऊपर ही था, फिर तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने सीमा का विस्तार किया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे राष्ट्र, मतलब पाकिस्तान, चाइना के बाद नेपाल। नेपाल में अभी एक काफ़ी जो है बहुत ही विस्फोटक परिस्थिति आई थी कि नेपाल ने कुछ खास जगहों पर, याद होगा आपको लिपुलेख काला पानी, कि भाई ये हमारा है, तो उसने भी भारत के साथ सीमा विवाद करने की कोशिश की, लेकिन अब मामला ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि भारत ने वो तमाम दस्तावेज दिए जो यह साबित करता था कि वह जिस क्षेत्र को अपना बोल रहा था वह अपना था नहीं। अब भारत के साथ कूटनीतिक संबंध भी समझो। पहले जब मैंने विजिट किया है नेपाल को, तो मैं देखा हूँ कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से ही भेजे जाते हैं। तो वस्तुतः भारत के साथ नेपाल का संबंध बड़ा मैत्रीपूर्ण रहा था, बड़ा ही मैत्रीपूर्ण रहा। लेकिन यह जो सरकारों में लगातार विचलन हुआ, उसके कारण क्या है कि आज नेपाल की राजनीति में दो ध्रुव हो गए। एक ध्रुव है जो भारत के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने पर बल देता है, और दूसरा ध्रुव जो है वह चाइना के जो विस्तारवादी नीति है उसके भ्रमजाल में फंसने की मतलब एक तरह से संभावना रहती है। वह चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, और जिस प्रकार से हैबोटा बंदरगाह और तमाम प्रकार के अफ्रीकी महादेश के देशों पर चाइना ने कर्ज देकर और वहाँ सैन्य संचालन किया, बहुत सारे बिजनेसेस को टेक ओवर किया है, तो उस चीज़ को वो नहीं पकड़ रहा है। तो भारत के साथ अब जो है नेपाल का संबंध पूर्णतः मैत्रीपूर्ण नहीं है। कभी कभी भारत और नेपाल के भी संबंधों में हलचल देखने को मिलती है, और पहले संबंध इतना मैत्रीपूर्ण था कि आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं एक आप ब्रशअप के लिए दे रहा हूँ कि आप भारत और पाकिस्तान के इलाके बाउंड्री में, सीमा रेखा पर फेंसिंग, वायर, नो फ्लाइंग जोन, नो मैंस लैंड, मतलब एक मजबूत चार दीवारी के निर्माण की बात करते हैं, फेंसिंग की बात करते हैं। लेकिन नेपाल के जो इलाके भारत से मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में सटे हुए थे, वहाँ इस प्रकार की कोई सघन बाउंड्री बनाने की बात नहीं हुई थी। यह इस बात को साबित करता था कि नेपाल और भारत कितने उच्च स्तर तक वैचारिक तौर पर एक दूसरे से मिले हुए थे। तो अब ये नेपाल के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या हुई। अब हम आते हैं भूटान पे। तो भूटान में आपको याद होगा डोकलाम करके एक जगह था जहाँ चाइना आक्रमण किया था। तो क्यों किया था? डोकलाम में जो भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी, डोकलाम क्या भारत में था? नहीं, डोकलाम भूटान में था। लेकिन भारत और भूटान के बीच के संबंधों को आप समझिए कि भूटान एक स्वतंत्र राष्ट्र जरूर है, लेकिन भूटान और भारत के बीच में संबंध इतने मैत्रीपूर्ण हैं कि भारत जो है भूटान की सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेवारी लिए हुए है। और ये भारत की जिम्मेवारी होती है कि जब जब भूटान को सैन्य आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़े तो भारत सरकार उसको मदद करे। मतलब भूटान जो है डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, जिसके कारण कि जब उसके डोकलाम वाले जगह पर चाइना ने आक्रमण किया तो भारत और चाइना दोनों की सेना आमने सामने क्यों हुई? डोकलाम में यहाँ पर क्यों हुई? क्योंकि भारत जान रही थी कि ये जो सिलीगुड़ी वाला इलाका है इसको चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन नेक, मतलब एकदम 32 किलोमीटर एकदम सकड़ा रास्ता। और यही वो जगह है
जहां से भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों से मिलता है, भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों से मिलता है। और वह जान रहा था कि अगर इस तरह की परिस्थिति आती है तो ऐसी परिस्थिति में चाइना अगर सिलीगुड़ी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है या वहां हस्तक्षेप करता है तो भारत का पूर्वोत्तर राज्यों से संबंध टूट जाएगा। और इसीलिए भारत डोकलाम में चाइनीज़ जो मिलिट्री थे उनके अपोज में खड़ा होकर और उनको वापस लौटने के लिए मजबूर किया। क्यों? चूँकि उसे अपनी सीमा, अपने भूभाग को सुरक्षित रखने की भी ज़रूरत थी। इसका संबंध हो गया। म्यांमार, अब अगला आते हैं हम लोग म्यांमार पे। देख रहे हो ना, आज कंप्लीट मतलब 2 बार सुन लोगे ना, सारे आंकड़े लगभग काम के तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगे। तो म्यांमार में तो बताने की वैसी कोई ज़रूरत है नहीं। म्यांमार जो है गोल्डन पैगोडा, बौद्ध जो धर्म था हमारे राष्ट्र के भगवान बुद्ध के द्वारा, उनके जो एक बहुत ज़्यादा उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वह चाइना के साथ साथ म्यांमार में भी दिखने को मिलता है। लेकिन विगत कई दशकों से यहाँ पर जो राजनीति है वह राजनीति लोकतंत्रात्मक राजनीति न होकर वहाँ की राजनीति पर सैन्य विभाग का हमला होते रहता है, सैन्य विभाग का हस्तक्षेप होते रहता है। और समय समय पर हमें यह जानकारी मिलती है कि मिलिट्री से राज जो है वहाँ चालू है। जैसा कि अभी भी आप सुने होंगे, आंग सान सूकी के नेतृत्व में सरकार बनी, लोकतंत्रात्मक सरकार थी, लेकिन फिर अभी सेना के अधिकारियों द्वारा पूरे म्यांमार पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके लिए कि म्यांमार के जो नागरिक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाए और जो सैन्य शासन है इसको समाप्त किया जाए। यह हुआ आपका यहाँ का। अब उसके बाद आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध 1971-72 का वो दौर, जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के एक मजबूत नेतृत्व में भारत ने, वस्तुतः भी इस चीज़ को याद रखना, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान 2 भाग में मिला था। ये पश्चिमी पाकिस्तान था और बांग्लादेश को पूरब में है ना, तो पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशियों का साथ देकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाई। लेकिन उसके बावजूद आज जो है बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध समय समय पर बदलते रहते हैं। इनके साथ भी भारत का संबंध जो है वह बहुत मधुर नहीं है कि भारत जो है हमारी आज़ादी की लड़ाई में जनरल नियाजी को घुटना टेकने के लिए मजबूर किया और लाखों की सेना, पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। उन बातों को भूलकर आज बांग्लादेश और इनके बीच में विवाद होता रहता है। अब जब हम इस सेगमेंट में आए तो एक चर्चा कर देते हैं। इस सेगमेंट में आए तो एक चर्चा क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि भारत से पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापार के लिए या किसी भी प्रकार के वाहन के आने जाने के लिए हमें कहाँ पर मजबूरी है, वो चिकन नेक सिलीगुड़ी से होकर ही हम जा सकते हैं। तो भारत जो है सिर्फ एक रास्ते के भरोसे पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से नहीं जोड़ना चाहता है, जिसके कारण कि आप मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, कलादान प्रोजेक्ट मैंने कहा है, एक कलादान प्रोजेक्ट चालू हुआ जो ये अब यहाँ से शुरू होकर आपके कलकत्ता बंदरगाह से शुरू होकर सितवे बंदरगाह पे म्यांमार में आता है और उसके बाद जो है वो मिजोरम में जाता है। आप एक चीज़ को, नक्शे को देखिए, यहाँ कलकत्ता है, यहाँ से सितवे, मतलब ये जोन आपका क्या हो गया, पानी का जोन है, और यहाँ से म्यांमार के बाद वो मिजोरम में घुसता है। इस रूट को बनाने का कारण है ताकि हम सिर्फ यहाँ से गुवाहाटी को आधार न बनाएं, हम अपने विकास को यहाँ से शुरू करके और तुरंत मिजोरम पहुँचाएं ताकि मेरा यह क्षेत्र भी विकास करे। और यही भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है। भारत पूर्वोत्तर राज्यों को समस्त भारत के तरह वह चाहता है कि पूरा भारत एक तरह से विकास करे, पूरा भारत एक तरह से विकास करे, समुचित विकास करे। और इसी के लिए आप मेरे YouTube लिंक पर नीचे जाएं, कलादान प्रोजेक्ट टाइप करें, आपको वो पढ़ने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से भारत ने वैकल्पिक मार्ग की खोज की। अब इधर का कार्यक्रम आपका समाप्त हुआ। अब हम दक्षिण में आते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका और भारत का संबंध बहुत अच्छा रहा। श्रीलंका और भारत का संबंध इतना अच्छा था कि भारत ने शांति सेना श्रीलंका जब गृह युद्ध के आग में जल रहा था तो भेजा था, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप ही, जिसका परिणाम निकला था कि राजीव गांधी जी जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री जिसने भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के संभावनाओं को समझा था, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी
श्रीलंका को भारत के सहयोग करने के कारण। लेकिन आज चाइना की विस्तारवादी नीति का नतीजा है कि हैबोटा बंदरगाह, और अभी कोलंबो के बारे में भी मैं चर्चा सुन रहा हूँ, इस पर जो है चाइना प्रवेश कर चुका है और चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के तहत वो भारत में यहाँ पर अपना बेस बना रहा है। अभी देखो चाइना का खेल, इधर से वो यहाँ परेशान करता है, इधर से यहाँ परेशान करता है। म्यांमार में जो कलादान प्रोजेक्ट वाला जब तुम पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो सितवे के ऊपर वाला इलाका है वहाँ पे भी जो उग्रवादी हैं उनको भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई चाइना के द्वारा किया जाता है, ऐसा खुफिया रिपोर्ट करता है। मैं अपनी कोई व्यक्तिगत राय नहीं दे रहा हूँ। इधर से भी परेशान कर रहा है, नीचे कोलंबो और हैबोटा बंदरगाह को वो ले चुका है अपने कब्जे में, वहाँ से परेशान कर रहा है, पश्चिम में पाकिस्तान से परेशान करवा रहा है। तो आप एक चीज़ को समझ सकते हैं कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं, जहाँ एक राष्ट्र अपने विस्तारवादी नीति, कर्ज जाल की नीति का लाभ उठाकर, का सहयोग लेकर भारत को तमाम जगहों से घेरने की कोशिश कर रहा है। सो दिस वन इज द कंप्लीट डिस्कशन ओवर द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्रों के बीच में एक साधारण, मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं, लेकिन एक साधारण किंतु अति आवश्यक जितनी जानकारियाँ हो सकती थी वो मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा देन काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऋषि द क्रिएटर। और मैं इसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि एक प्लेटफॉर्म में काफ़ी मजबूत तौर पे डेवलप करूं, जिसमें मैं आपको इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।